हेलो, मेरा नाम दीपक कुशवाहा है और आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक एक विश्व के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आप पहले हमारा एक वीडियो जी न्यूज का देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अब जैसे कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा दुनिया में इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। अभी देखिए तो अभी तो लेटेस्ट हम पहले अपने पुराने सर्वे बताते हैं, फिर इसके बाद हम अभी नए कोरोना के बाद के सर्वे में बात करेंगे। हमारे पास जो एक न्यूज है वो है 2007 से 2011 की। 2007 से 2011 की ये सर्वे हुआ है जर्नल ऑफ नेचर साइंस ऑफ बायोलॉजी में ने किया है, जिसमें उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के बताया हुआ है। जैसे कि इसने 2007 में दिल्ली में सर्वे किया था, स्टूल का सैंपल लिया था, तो इसमें 96% रेजिस्टेंट हुई है एंटीबायोटिक। और 2007 में कोलकाता में 284 क्लिनिकल सैंपल लिए गए थे, तो इसमें 43.3% स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थी। और इसके बाद 2007 में लखनऊ में 2,995 ब्लड सैंपल लिए गए थे, तो उसमें देखा गया था कि 98.8% एम्पिसिलिन और ट्राइक्लासिलिन और पिप्रासिलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं। और 2008 में जो है तो पांडिचेरी में सर्वे हुआ था, जिसमें पांडिचेरी में 261 क्लिनिकल सैंपल लिए गए, जिसमें 72% टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट थी। और 2009 में नागपुर में 1300 सैंपल लिए गए थे, नेसोफेरेंजियल सैंपल लिए गए थे, स्वैब के लिए गए थे, जिसमें 4.16 स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक जो है तो रेजिस्टेंट हो गई थी। और इसके बाद 2010 में वेल्लोर में 126 क्लिनिकल सैंपल लिए गए थे, जिसमें 42% कार्बापेनम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थी। और 2010 में पांडुचेरी में से 31 सैंपल लिए गए थे, इसमें 93.55 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक हो गई थी। और इसके बाद 2010 में नई दिल्ली में सैंपल लिए गए थे ओपीडी केस में 9.6 स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हुई थी। 2010 में मैंगलोर में 180 क्लिनिकल सैंपल लिए गए थे, जिसमें 16.67% अमीनोग्लाइकोसाइड की ड्रग रेजिस्टेंट हुई थी, क्लास की ड्रग रेजिस्टेंट। 2011 में सिक्किम में 291 क्लिनिकल ट्रायल सैंपल लिए गए थे, जिसमें 38% स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थे। और 2011 में न्यू दिल्ली में 3,984 क्लिनिकल सैंपल लिए गए, जिसमें कार्बापेनम और अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रगें थी, जो कि रेजिस्टेंट थी 76%। अब आपको तो हमने बताया कि इतनी पुरानी 2011 से, आज से 10 साल पुरानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को आपको हमने ये पुराना जो सर्वे था उसके बारे में आपको जानकारी दी। अगर हम ये पुराने सर्वे में आपको जब यह जानकारी दी हुई है, तो आप सोचिए आने वाले 10 साल में, ये 2011 के सर्वे था, आने वाले 10 साल में जो आए हैं उसमें क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। 2021 चल रहा है, 2011 के सर्वे में एंटीबायोटिक का। अभी जो एंटीबायोटिक होता है वो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम खत्म करने के लिए। एंटीबायोटिक क्या है, लोगों ने एक्सेसिव यूज करना चालू कर दिया, ना कोई डॉक्टरी सलाह, ना कोई कुछ 2-3 गोली। अब धीरे धीरे क्या होता है, कोई मार्केट में कोई नई एंटीबायोटिक अभी रिसर्च नहीं हो पा रही है, और जैसे इनको हम लगातार इरेगुलर तरीके से खाएंगे, किसी के गाइडेंस, डॉक्टर के गाइडेंस में, ना किसी फार्मासिस्ट के गाइडेंस में अगर हम नहीं खाते हैं, अब तो क्या है, एंटीबायोटिक धीरे धीरे रेजिस्टेंट होती जाएंगी। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होने के बाद क्या होता है कि दवाइयाँ क्या है कि वो शरीर में फायदा नहीं करेंगी। दवाई देने के बाद भी शरीर में कोई इफेक्ट बॉडी में नहीं मिलेगा। अगर दवाइयाँ ही फायदा नहीं करेंगी तो हम ठीक कैसे होंगे? जब ठीक ही नहीं होंगे तो क्या मतलब फिर दवाइयाँ खाने में। एंटीबायोटिक जो है हमारे विश्व में बहुत बड़ा खतरा है हमें एंटीबायोटिक का। आने वाले समय में अभी एक सर्वे हुआ जिसमें 2050 में 7 मिलियन पर ईयर लोग डेथ होगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के कारण।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कई कारण हैं। मेन मुख्य कारण एंटीबायोटिक का लोगों का मिसयूज, डॉक्टरों के अंडर गाइडेंस में ना लेना, डिफरेंट डिफरेंट खरीद कर खा लेना। सबसे ज़्यादा तो एंटीबायोटिक आजकल लोग, जैसे कि कोरोना काल में देख लीजिए, एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा एक्सेसिव यूज हुआ है। आप देख लीजिए एजिथ्रोमाइसिन, कभी हम एक सर्वे पढ़ रहे थे एजिथ्रोमाइसिन के लिए, तो एजिथ्रोमाइसिन जो था तो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो था, उसमें एजिथ्रोमाइसिन का यूज था 2018 में हुआ था 5.9%, 2019 में हुआ था 5.1 और 2020 में हो गया 7.8%। इतना ज़्यादा एक्सेसिव एजिथ्रोमाइसिन का। अब आइए हम थोड़ी समझते हैं कोविड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्यों इतना ज़्यादा हो गया कि हम बोल रहे हैं कि आने वाले समय में इतनी डेथ हो सकती है। क्योंकि कोविड में देखिए बहुत ज़्यादा दवाइयों को, सर्दी जुकाम कोल्ड में तो पहले भी एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज हो ही रहा था। कोविड में लोगों ने ऐसी दवाइयाँ खाई हैं कि हाल ही में मैंने खुद दवाइयों के बारे में हमने देखा है, खुद हमने मेडिकल पे रहा है, खुद देखा है लोगों ने इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक एक्सेसिव, लोगों को नॉर्मल सर्दी जुकाम में फिर भी बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना कुछ के, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन जैसी मल्टी रेजिस्टेंट होती जा रही जो ड्रग है, उनको एंटीबायोटिक उन्होंने ले रहे हैं। और सिफेक्जिम, एजिथ्रो, अलग अलग एंटीबायोटिकों का यूज, और अंधाधुंध ज्यादा लोगों ने डर के कारण इतना एंटीबायोटिक है। अभी हमने करंट में खुद ही देखा कि लोगों को दवाइयां फायदा अभी नहीं कर रही हैं। लोगों ने इतना कोविड के कारण दवाइयां खाई कि अभी दवाइयां फायदा ही नहीं कर पा रही। इतना हाई एंटीबायोटिक अगर आपको दे दिया जाएगा तो पहले से तो आपको जो आने वाले समय में हल्की एंटीबायोटिक फायदा नहीं करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को बहुत परेशान, डॉक्टर भी परेशान होंगे और मरीज भी परेशान है। डॉक्टर इसलिए परेशान होगा क्योंकि जब डॉक्टर कोई दवाई देगा तो उससे ठीक ही नहीं होगा, तो मरीज जब खाएगा तो फायदा नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है मरीज परेशान होगा। इस कारण से क्या कि एंटीबायोटिक इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज आने वाले समय के लिए सरकार है कि कुछ को अवेयरनेस होनी चाहिए एंटीबायोटिक का। लेकिन आने वाले समय में तो ऐसे भी जो सर्वे आ रही इस तरह, क्योंकि अभी तक कोई भी एंटीबायोटिक जो है हमारे रिसर्च अभी तक नहीं की गई है, करंट में रिसर्च चल रही है, मगर एंटीबायोटिक अभी मार्केट में क्यों, पुरानी एंटीबायोटिक अगर वो रेजिस्टेंट हो गई तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसको देखते हुए हमें अपने लिए सावधानी पूर्वक करें। और सर्दी जुकाम कोल्ड में जितना हो सके हमें एंटीबायोटिक का यूज कम कर। भी एक सर्वे में हमने देख रहे थे कि एंटीबायोटिक का लोग इतना ज्यादा यूज कर रहे थे, इतना ज्यादा यूज कर कि साल में 12 13 बार इन्होंने एंटीबायोटिक ली है। अब धीरे धीरे जैसे कि आपने एंटीबायोटिक, आपने 2 गोली खाई, ठीक, उसमें क्या होगा 2-3 दिन डोज लिए, अब डोज आपको एंटीबायोटिक का 1 हफ्ते 15 दिन मिनिमम एंटीबायोटिक का आपको डोज लेना। अगर आप उससे कम एंटीबायोटिक का डोज लेंगे, 2 दिन लेंगे, 3 दिन देंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आधे बैक्टीरिया बॉडी से खत्म हो, आधे बैक्टीरिया बॉडी में ही रह जाएंगे। अगर वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर गए तो वो एंटी ड्रग के खिलाफ वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। अगर वो ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गए तो अगली बार क्या होगा, वो धीरे धीरे उसमें सर्वाइव कर जाएंगे, वो रेजिस्टेंट होते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का आप पूरा डोज ले लीजिए। 2 दिन में ठीक होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई खाना पूरी तरह से बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं। आपको जितने दिन डॉक्टर बताते हैं आप उतने दिन दवाई लीजिए। आप अपने मन से कभी दवाई मत लीजिए कि हम ठीक हो गए तो चलो होगा हम 2 दवाई ही ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें प्रॉपर पूरा डोज पे आपको दवाई लेना ही चाहिए। नहीं एंटीबायोटिक अगर आप इसी तरह के तो अगली बार आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपनी डॉक्टरी सलाह से ले, आप अपने से खुद कोई दवाइयाँ ना लें, क्योंकि दवाई अपने से लेंगे तो वो हानिकारक हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए टीबी की ड्रग है, जो टीबी की ड्रग अगर चलती है, अगर कोई नॉर्मल टीबी की ड्रग चलती है, एम्पिसिलिन वगैरह, रिफेम्पिसिलिन वगैरह, तो अगर हम बीच में अगर टीबी की ड्रग छोड़ देते हो तो एमडीआर टीबी हो जाती है, क्योंकि अगर उस ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गए तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है एक प्रॉपर डोज रहता है, एक टाइम रहता है, उसको आप खाइए और डॉक्टरी सलाह से खाइए, अपने से कुछ मत खाइए, इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। एंटीबायोटिक अगर रेजिस्टेंट हो गई तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। और सर्दी जुकाम में जितना हो सके उतना एंटीबायोटिक को अवॉइड करिए, एंटीबायोटिक मत खाइए। धन्यवाद।